सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। अब दुनिया को जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है, और अगर ये सच नहीं है तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि ईरान इस समय अकेला नहीं है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद उसके सपोर्ट में कुछ देश अभी भी खड़े हैं। तो क्या ईरान में इस्लामिक रेजिम ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर बैक सपोर्ट वाले देश भी बैकफुट पर चले जाएंगे? आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में आईपैक पर कार्रवाई को ममता बनर्जी पूरी तरह से पॉलिटिकल इंसिडेंट बनाने में लगी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी बनाम आईपैक मामले की सुनवाई हुई। ईडी ने हाईकोर्ट को कई बड़ी बातें बताई। ईडी ने गंभीर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अवैध रूप से सारी सामग्री अपने कब्जे में रखे हुए थी। और ऐसा क्यों, इस मामले पर हाईकोर्ट का क्या कहना है, आज जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा केरल में दो प्रमुख जातियां ऐसी हैं जो चुनाव की दशा और दिशा बदलने का मादा रखती हैं। बीते कुछ साल में ये सभी दल मतदाताओं को जातियों के आधार पर भी रिझाने में लगे रहे। तो केरल में जाति और धर्म की राजनीति का समीकरण क्या है, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक मचे सियासी घमासान की। तेहरान में अमेरिका अगला एक्शन क्या लेगा? दरअसल सबकी निगाहें इसी पर जमी हैं। ये सवाल इन दिनों पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बैकडोर एंट्री गेम शुरू हुआ है। हालांकि ये मिडिल ईस्ट का बैकडोर पहले से ही नजरों में है, क्योंकि हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर लड़े गए। दरअसल खाड़ी के तीन ताकतवर देश कतर, सऊदी अरब और ओमान ईरान के सपोर्ट में मोर्चा संभाल चुके हैं। अब सवाल यह है कि जो देश कभी ईरान के कट्टर विरोधी माने जाते थे, आज वही देश अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अराजकता की आग में झुलस सकता है। कतर के प्रधानमंत्री ने खुद ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर बात की, और याद रखिए यही अधिकारी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं। कतर का डर है कि जंग हुई तो इस इलाके में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और यही वजह है कि अब कतर ईरान के सपोर्ट में है। और अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। ईरान से दशकों की दुश्मनी रखने वाला सऊदी आज सबसे ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। सऊदी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रियाद उसका कोई हिस्सा नहीं बनेगा। यहां तक कि अपना एयर स्पेस देने से भी इनकार किया जा सकता है। सऊदी को डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता आई तो खामनेई के बाद सत्ता आईआरजीसी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ में गई तो पूरा क्षेत्र और भी ज्यादा हिंसक हो सकता है। सऊदी के लिए यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि छवि का भी सवाल है। वो नहीं चाहता कि इतिहास में उसका नाम एक और जंग के समर्थक के रूप में दर्ज हो। तो सऊदी अरब की वजह भी साफ है। अब चलिए बात करते हैं ओमान की। ओमान की सीधी चिंता है धंधा और तेल व्यापार। अगर ईरान पर हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। अब दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 25% और एलएनजी का 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से आता जाता है। यानी ट्रंप का एक फैसला और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वजह है कि सऊदी ने अपने मीडिया पर भी कंट्रोल लगा लिया है। ईरान को लेकर नेगेटिव खबरें कम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे माहौल और भी ना बिगड़े। अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल रेटनी साफ कहते हैं कि सऊदी और कतर ईरान को पसंद नहीं करते, लेकिन जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिर में सवाल वही कि क्या खाड़ी देशों का ये बैकडोर सपोर्ट ईरान के लिए राहत बनेगा, या फिर अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। और इधर आईपैक दफ्तर में छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा चुकी है। सीएम ममता फ्रंट फुट पर आ चुकी हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट में सियासी और कानूनी टकराव चरम पर है। अब वो कैसे, आइए से समझते हैं। दरअसल कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर हुई ईडी की रेड अब सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये सीधे सीधे राजनीति और सत्ता से जुड़ गया है। एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी और दूसरी तरफ ईडी। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अलग अलग अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल की। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी के अफसर आईपैक दफ्तर में सामान चोरी करके ले गए,
वहीं ईडी का पलटवार है कि सारी चीजें ममता बनर्जी खुद अपने साथ लेकर गई और ये वही हरी फाइल है जिसे हम सब ने देखा। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने पेश की। उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनीतिक दल को अपने निजी और चुनावी डेटा के जब्त होने का डर हो तो उसे डराना धमकाना लोकतंत्र में सही नहीं है। चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं, डेटा सुरक्षा का मामला भी है। वहीं ईडी ने कहा कि जिन दस्तावेजों की बात हो रही है वो संवेदनशील हैं, बेहद सेंसिटिव हैं और उन पर ममता बनर्जी का कब्जा भी अवैध है। ईडी ने कोर्ट के सामने दो बड़े सवाल रखे। पहला ये कि क्या ईडी को दस्तावेज जब्त करने का अधिकार है, और दूसरा ये कि संवेदनशील दस्तावेज कोई और उठाकर ले जा सकता है। ईडी का कहना है कि ये दोनों सवाल पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसीलिए हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी जाए। इस पर जस्टिस सुब्र घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की प्रार्थनाएं लगभग इसी तरह की हैं। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि टीएमसी की मुख्य मांग राजनीतिक डेटा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब सुनवाई के दौरान माहौल तब और ज्यादा गर्म हो गया जब ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने शिकायत की कि उनका माइक बार बार म्यूट किया जा रहा है। राजू ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर सेकंड मेरी आवाज दबाई जा रही है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हम जांच एजेंसी की दलीलें सुनना चाहते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि आईपैक दफ्तर पर हुई रेड का टीएमसी से सीधा कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति के परिसर में रेड हुई है वो खुद अदालत में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा आरोप ईडी की ओर से ये आया कि रिकॉर्ड और डिवाइस ईडी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने जब्त किया है। ईडी का कहना है कि ममता को पक्षकार बनाए बिना ये याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं। हालांकि सुनवाई में आज वो भी हुआ जो देखने लायक था, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी पर ऐसे खुलेआम आरोप लगाना भी सही नहीं है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ईडी ने ग्रीन फाइल जब्त कर ली होती तो उसे ममता अपने हाथ में लेकर कैसे आ सकती थी। इसके अलावा इस मामले का राजनीतिकरण विपक्ष के एजेंडे की तरफ से साफ तौर पर इशारा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में आगे और क्या क्या होता है। और चलिए अब बात करते हैं चुनावी चक्रव्यूह की, यानी केरल विधानसभा चुनाव की, जहां इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का है, पहचान का है और सामाजिक समीकरणों का है। केरल वही राज्य है जहां पिछले 10 सालों से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। वही केरल है जहां बीजेपी आज तक सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई, और ये वही केरल है जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में मेयर बनाने के बाद बीजेपी का दावा है कि मेयर के बाद अब अगला कदम मुख्यमंत्री का होगा। यानी बीजेपी का सीधा सपाट रास्ता ये है कि अब मेयर तो हमारा बन गया है, लेकिन अब हमें केरल की सत्ता भी चाहिए, हमारा ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या केरल की राजनीति अब करवट बदलने वाली है? कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, उतना ही जितना बीजेपी के लिए। AK एंटनी और ओमान चांडी के बाद नई लीडरशिप मैदान में है। खास बात यह है कि पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। यानी केरल अब कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, सियासी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। अब जरा केरल की जनसंख्या को समझते हैं। इसका अंकगणित क्या कहता है? साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 54.7% यहाँ पर हिंदू हैं, 26.6% मुस्लिम हैं और 18.4% ईसाई। यही वजह है कि बीजेपी जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी पिछले कुछ सालों से ईसाई समुदाय और चर्च से लगातार संवाद भी बढ़ा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 में से 18 सीटें कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF ने जीती। हालिया निकाय चुनाव में भी UDF की जीत ने लेफ्ट को बैकफुट पर ला दिया है। अब आते हैं जाति समीकरण पर। दरअसल केरल में एझावा समुदाय करीब 23% है, नायर 14% और SC करीब 9% के आसपास है, जबकि ST की जातियां हैं 1.4%। इन जातियों के अपने अपने ताकतवर संगठन भी हैं, और जैसे एझावाओं का SNDP और नायरों का नायर सर्विस सोसाइटी। परंपरागत रूप से एझावा लेफ्ट के समर्थक रहे हैं और नायर कांग्रेस के, लेकिन अब बीजेपी दोनों पर डोरे डाल रही है, साथ ही दलितों को और ईसाइयों को भी साधने की कोशिश में है। तो बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बना रही है और एक तस्वीर तैयार कर रही है कि आने वाले समय में केरल में चुनाव में बीजेपी किस तरह से लड़ाई लड़ती है मैदान में। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।